Hello students, I am अतुल अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड। पिछले वीडियो में हमने आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक के बारे में बताया था। अब हमने इनके बीच में रिलेशन ड्राइव करनी है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर में रिलेशन ड्राइव कीजिए, या लाइट ईयर और पार्सेक में रिलेशन ड्राइव कीजिए, या इनके बीच में रिलेशन ड्राइव कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। हमने आपको ये बताया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, लाइट ईयर क्या है, पार्सेक क्या है। ये सब डिस्टेंस की यूनिट होती हैं, ये सब डिस्टेंस की यूनिट होती हैं। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको बताया गया था 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है, और वन लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है, और वन पार्सेक 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। आपने पहले फर्स्ट जो दो हैं उनको आपस में डिवाइड कर देना है, वन लाइट ईयर और अपॉन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज कर दो। ये लिखा सेकंड अपॉन फर्स्ट, इसमें कर दिया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये आया 6.3 इंटू 10 की पावर 4। ये रेशियो है, इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं होगी। रेशियो में यूनिट नहीं होती। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा वन लाइट ईयर इसका टू 6.3 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर के बीच में रिलेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड जो है, सेकंड और थर्ड इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। थर्ड अपॉन फर्स्ट किया, थर्ड अपॉन सेकंड किया, तो 3.1 10 की पावर 16 पार्सेक की वैल्यू, और लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 10 की पावर 15 मीटर। जब इनको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके आया 3.26। वही रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं होगी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यह आ गया वन पार्सेक इसका टू 3.26 लाइट ईयर। तो इनके बीच में अगर रिलेशन ड्राइव करने के लिए आती है तो आप इस टाइप से करके इसे कर सकते हैं। दो के बीच में आती है तो दो के बीच में भी कर दें, और ऐसा भी कर सकते हैं जैसे पार्सेक, ये पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थर्ड एंड फर्स्ट जो है इनके बीच में भी आप रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। जैसे आप वन पार्सेक यहाँ लिखिए, वन पार्सेक अपॉन वन AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन पार्सेक की वैल्यू कितनी थी, 3.1 इंटू 10 की पावर 16 अपॉन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की 1.5 इंटू 10 की पावर 11। इसे आप सॉल्व कर लें, जितना भी आएगा सॉल्व करके इसे यहाँ लिख लें, और लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो रिलेशन आ जाएगा जो थर्ड और फर्स्ट के बीच में है। तो इस टाइप से करके ये रिलेशन हो जाएंगे। जो पूछी जाएगी जिन दो के बीच में वहाँ बता देना। अगर थ्री के बीच में पूछता है तो आप चाहें तो सब बता देना, नहीं तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इस टाइप से करके आप वहाँ एग्जाम में बता दें। अच्छा, कुछ रिलेशन होते हैं वो आपने ध्यान रखने हैं, यू मे नो। इसमें जैसे वन माइक्रोन है, ये बीच बीच में काम आएंगे आपको इस चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर में। तो वन माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल होता है। वन नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है। कहीं भी आपको कन्वर्जन करना है, एक यूनिट को चेंज करना है दूसरी में, और वहाँ नैनो आ गया, नैनो, तो इसका मतलब 10 की पावर -9। सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर आ जाएगा। नैनो का मतलब 10 की पावर -9। वन एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। वन फर्मी, ये जो फर्मी है ये भी लेंथ की यूनिट है। फर्मी, वन फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल होता है। और वन मीट्री टन 1000 kg के इक्वल होता है, और वन क्विंटल 100 kg के इक्वल होता है। ये आपने ध्यान रखना है। वन CSL की फुल फॉर्म होती है चंद्रशेखर लिमिट। वन CSL इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन।
जितना सन का मास है उसकी 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा मल्टीप्लाई होके मास आएगा केजी में, वो जो है एक चंद्रशेखर यूनिट के इक्वल हो जाएगा। 1 चंद्रशेखर लिमिट 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। और 1 ATM प्रेशर 760 mm ऑफ HG कॉलम के इक्वल होता है। ये हाइट होती है 760 mm, तो ये इतने HG कॉलम के इक्वल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को SI यूनिट्स के बारे में बताया था, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, रेडियन, स्टेरेडियन वगैरह, इनके बारे में बताया था। अब इनको जो है हम इनकी क्या डेफिनेशन होती है, मतलब मीटर है क्या, किलोग्राम क्या है, सेकेंड क्या है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे आज। ये हमने कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को, पिछले वीडियो में। अब आप देखिए मीटर, 1 मीटर, व्हाट इज 1 मीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 1650763.73 wavelength in vacuum emitted by krypton 86। कोई krypton 86 जैसे krypton एलिमेंट है, krypton 86 रखा है वैक्यूम में, तो उससे अपने आप वेवलेंथ इमिट होती हैं। तो अगर 1650763.73 वेवलेंथ उससे इमिट हो जाती हैं, जितने समय में होती, जितनी दूर तक होती हैं, वो लेंथ जो है 1 मीटर कहलाती है। 1 मीटर होती है वो लेंथ, राइट। 1 मीटर की डेफिनेशन होती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछ ली जाती है। इसके बाद किलोग्राम, it is defined as the mass of platinum iridium cylinder. It is defined as the mass of platinum iridium cylinder kept at the International Bureau of Weight and Measures near Paris। मतलब कहने का यह है, पेरिस में कोई लैब है, इंटरनेशनल ब्यूरो, पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो है, वहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है। और वो किस चीज़ का सिलेंडर है? प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है। तो प्लेटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर रखा है पेरिस में, उसका जो मास है जितना भी है, वो उसके मास को हमने कह दिया गया है कि 1 किलोग्राम है। वो मास हमने 1 किलोग्राम बता दिया, तो उससे डेफिनेशन बनी है 1 किलोग्राम की, कि पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो है, वहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर रखा है, उसका मास जितना भी है वो 1 kg है, तो 1 kg मास हो गया। ये आपने ध्यान रखना है। फिर सेकेंड, व्हाट इज सेकेंड? सेकेंड इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ, ड्यूरेशन का मतलब टाइम, ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of a particular radiation emitted by cesium-133 atom। सीजियम एटम है, जैसे एलिमेंट बताए थे, प्लेटिनम, इरिडियम, क्रिप्टन एलिमेंट थे, ये तो सीजियम है। 133 जो है उसका मास है, मास नंबर। तो सीजियम 133 एटम है, उससे रेडिएशन इमिट होगा, रेडिएशन इमिट होगा। तो इतने रेडिएशन 9192631770 जो इमिट होते हैं जितने समय में, इतने रेडिएशन, उसको हमने कह दिया गया है सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने रेडिएशन इमिट हो जाते हैं, मतलब जितने समय में इतने रेडिएशन इमिट होंगे सीजियम 133 एटम से, वो समय जो होगा, वो टाइम सेकेंड कहलाएगा, 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड की डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसी प्रकार से एम्पियर, व्हाट इज द एम्पियर? इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं इसे, ए कैपिटल। इट इज डिफाइंड एज द करंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन द 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर। 2 पैरेलल आपने स्ट्रेट वायर ले लिए, जिनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर कर दी, डिस्टेंस उनके बीच की वायर की 1 मीटर है, और उनके बीच में करंट आपने पास कर दी। करंट पास करने पर उनके बीच में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन है, तो जो करंट आपने उन वायर में पास की है, उसको आप बोलोगे, उस करंट को 1 एम्पियर। इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिफाइंड एज द करंट
which when maintained in the two parallel straight wire, दो पैरेलल स्ट्रेट वायर लिए आपने 1 मीटर अपार्ट, जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं दोनों वायर, और वो भी कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में वैक्यूम में रखे हैं दोनों वायर। ये प्रैक्टिकल करते समय लिया गया है स्टैंडर्ड बनाने के लिए। प्रोड्यूसेस ए फोर्स बिटवीन वायर्स, वायर के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स है। तो हम उस करंट को जो उनमें पास हो रही है 1 एम्पियर बोलेंगे। ये एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ऐसी केल्विन, केल्विन SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ये केल्विन जो है SI यूनिट है टेम्परेचर की। इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होती है, 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, कौन सा वाला थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, एट विच लिक्विड वाटर, आइस एंड वाटर वेपर कोएग्जिस्ट। एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड वाटर और आइस और वाटर वेपर एक संग एग्जिस्ट करती हैं। कोएग्जिस्ट का मतलब एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसका भी आपने ले लिया 1/273.16, ठीक, उसका, उस टेम्परेचर का 1/273.16, तो वो जो होगा वो केल्विन कहलाएगा, राइट। फिर दोबारा से समझ लीजिए, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ये SI यूनिट होती है टेम्परेचर की। इट इज डिफाइंड एज 1/273, मतलब हमने एक ऐसा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिया जो लिक्विड वाटर, आइस और वाटर वेपर जिसमें कोएग्जिस्ट करें, एक साथ हो, 3 की 3 फॉर्म जो होती है ये एक साथ हो, तो वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का भी हमने कितना कर दिया, 1/273.16 गुना कर दिया, यानी उतना टाइम कर दिया उसे, मतलब उसके अपॉन में 273.16 रख लिया। तो वो जो आएगा कम टेम्परेचर, वो जो होगा केल्विन कहलाएगा, 1 केल्विन, राइट। इसके बाद मोल, व्हाट इज द मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन SI यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन SI यूनिट इज एक्सप्रेस्ड एज मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है SI यूनिट में उसे हम मोल कहते हैं, ठीक। सिंबल मोल इज, जो मोल्स है, मोल्स, इसका जो सिंबल है वो मोल, MOL, मोल इज यूज्ड फॉर द मोल्स। मोल्स के लिए हम मोल सिंबल यूज करते हैं। कहीं पे लिखना होगा तो हम लिखेंगे 5 मोल, 6 मोल, तो ये वाला मोल लिखेंगे हम, ठीक। अब क्या डेफिनेशन है इसकी, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या मतलब है इसका कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ये समझ लीजिए सब्सटेंस में जैसे सोडियम ले लिया आपने 1 मोल सोडियम, जैसे आपसे कहा हमने एक पॉट दिया, बर्तन, और आपको पैसे दिए और आपसे कहा 1 मोल सोडियम ले आओ, 1 मोल सोडियम ले आओ। तो आप वहाँ गए दुकानदार पे, आपने कहा 1 मोल सोडियम दे दे। उसने कहा भाई हमें नहीं पता 1 मोल सोडियम कितना होता है, हम पे तो कांटा है वेट करने का, हम पे वेट करने का कांटा है, हमें आप ये बताइए कि कितने ग्राम दूं मैं, कितने ग्राम सोडियम दूं मैं आपको, हम नहीं जानते मोल वोल। तो आप किस टाइप से बताएंगे, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, आपने हिसाब लगाया और हिसाब लगा करके बता दिया। अब आप ये बताइए जो सोडियम होता है, सोडियम, उसका मास नंबर कितना होता है। आप ऐसे लिखते हैं सोडियम को 11 Na23, तो ये जो मास नंबर होता है सोडियम का 23, इतने ग्राम बोलना है आपने। 1 मोल सोडियम का मतलब 23 ग्राम सोडियम। तो आप उससे कहोगे दुकानदार से कि 23 ग्राम सोडियम दे दे, 23, और हमसे आके कहोगे लो सर मैं 1 मोल सोडियम ले आया, 1 मोल सोडियम ले आया। तो ये मतलब है इसका 1। तो जब आने के बाद जब वो सोडियम आएगा हमारे पास बर्तन में, हमने उसके अंदर से एटम गिने कि सोडियम के जो एटम निकलेंगे एक एक करके वो कितने होंगे, तो वो 6.02 × 10⁻23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीन्स एटम होंगे, उसके अंदर सोडियम के इतने एटम निकलेंगे। तो बात समझ आती है आपको, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का मतलब उसका जो मास नंबर होता है उतना लिया जाएगा, उतने ग्राम, राइट। नाउ
What is candela? It is the SI unit of luminous intensity in given direction. आप बोलेंगे कैंडेला क्या है? कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। ये लुमिनस इंटेंसिटी मतलब आप इसको ऐसे समझें, 12th क्लास में आता है ये। आप इसको ये समझें कि रोशनी, जैसे आप किसी कमरे में हैं तो जो रोशनी आ रही है कमरे के अंदर वो कहलाती है लुमिनस इंटेंसिटी। तो कैंडेला उसकी यूनिट है कि कितनी रोशनी आ रही है, तो उसकी यूनिट हुई कैंडेला। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन। तो इट्स सिंबल इज CD। CD से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 5 कैंडेला कि अगर रोशनी है तो हम बोलेंगे 5 CD। 1 कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड। 1 कैंडेला जो है वो लुमिनस इंटेंसिटी होती है जो प्रोड्यूस्ड होती है किसके द्वारा? 1/60,000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी। कोई ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का मतलब होता है काली, कोई भी काली चीज उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने ऊपर जितना भी उसके ऊपर रेडिएशन गिरता है उस बॉडी के ऊपर वो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसी को कहते हैं हम ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो अपने ऊपर गिरने वाले जितना भी रेडिएशन गिरता है उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो उस ब्लैक बॉडी का 1/60,000 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, ठीक, उसका एरिया ले लिया और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम पर एंड 1 atm प्रेशर, आसपास का जो प्रेशर है वो 1 atm प्रेशर होता ही है उतना, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम का टेम्परेचर हो आसपास का। तो उस ब्लैक बॉडी का 1/60,000 मीटर स्क्वायर एरिया लिया। तो उस ब्लैक बॉडी से जितनी रोशनी उत्पन्न होगी मतलब लुमिनस इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वही जो है 1 कैंडेला कहलाएगी। राइट, क्लियर है कि मतलब जिस रूम में आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर तो कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम, जितना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम होता है उतना टेम्परेचर हो, और 1 atm प्रेशर हो, उतना होता ही है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रूम का। तो आप वहां रखी है एक ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का जो ऊपर सरफेस है उसका कितना एरिया लेना है आपने? 1/60,000 मीटर स्क्वायर, और उस एरिया से, उतने एरिया से जितनी रोशनी उत्पन्न होगी मीन्स लुमिनियस इंटेंसिटी उत्पन्न होगी वही जो है 1 कैंडेला कहलाएगी। उसके बाद देखें आप रेडियन। व्हाट इज द रेडियन? इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। एंगल जो होता है जिसके हमने बताया था यूनिट होती है डिग्री, मिनट, सेकेंड, वैसे उसकी रेडियन भी होती है यूनिट। तो ऐसे इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है, इट्स सिंबल इज RA। RA होता है इसका सिंबल रेडियन का, RA। अब 1 रेडियन क्या है? तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। किसी सर्किल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड होता है किसी आर्क के द्वारा, और आर्क भी कितना हो? इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर हो। जैसे कि आप इसे समझे, देखिए ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, और ये आर्क हो गया। आर्क आपने कितना आर्क लेना है? आपने ये जो आर्क लेना है ये लेना है इसकी रेडियस के बराबर। ये रेडियस है सर्किल की, तो इतना ही आर्क लेना है आपने। ये आर्क हुआ तो जितनी रेडियस उतना ही आर्क ले लिया। तो इस आर्क के द्वारा जो आर इसका है, आर वाला आर्क है, आर मीटर का, तो उतने इसके द्वारा जो एंगल सबटेंडेड होगा ये वाला सेंटर पर, उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन कहलाएगा एंगल। क्लियर? 1 स्टेरेडियन। जैसे ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो रेडियन बताया आपको, ये कहाँ पे बनता है? सेंटर ऑफ सर्किल पे। अब सर्किल होता क्या है? जैसे चूड़ी होती है, हाथ की चूड़ी, वो हुआ सर्किल, ठीक है। ऐसी जो स्टेरेडियन जो एंगल बनता है वो होता है सॉलिड एंगल। वो सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल मीन्स जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल, वो हुआ जैसे फुटबॉल। इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट है, इसके सिंबल होता है STD, स्टेरेडियन का। 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल। 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पे बनता है। तो स्फीयर आपको बताया क्या हुआ? जैसे फुटबॉल, तो फुटबॉल हुआ,
स्पेयर, तो वो फुटबॉल के सेंटर पे बनाना है आपकी बार एंगल, जैसे यहाँ बनाया, आप ही समझ लीजिए ये फुटबॉल है, राइट, ये फुटबॉल है, इसके सेंटर पे बनना है आपकी बार भी एंगल, ठीक। इसका जो फुटबॉल होगी, फुटबॉल जो होगी उसका जो सरफेस होगा, सरफेस, उसके ऊपर एरिया ले लो। कितना एरिया लेना है आपने? आर नहीं लेना है, आर स्क्वायर के बराबर एरिया लेना है। फुटबॉल की सरफेस पे आपने एक एरिया ले लेना है, कितना? आर स्क्वायर। आर जबकि क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो आर स्क्वायर के बराबर एरिया, वो जो आर स्क्वायर एरिया होगा, वो एरिया सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा, वो जो एंगल होगा वो 1 स्टेरेडियन कहलाएगा, राइट। 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल, इसलिए उसे सॉलिड एंगल कहते हैं, क्योंकि वो 3D में है ना। स्फीयर जो है 3D फिगर होती है, सर्किल 2D फिगर होती है। ये जो हमारा बोर्ड होता है वो 2D होता है, तो सर्किल को तो फॉर्म किया जा सकता है इस पर, बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड 2D होता है, इस पर सर्किल को हम फॉर्म कर सकते हैं, बट 3D फिगर जैसे फुटबॉल है इसको फॉर्म नहीं कर सकते, इसे एज्यूम करना पड़ता है, मन में सोचना पड़ता है कि फुटबॉल है, सेंटर है उसका, इस पर नहीं बना सकते हम उसे। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ स्फीयर, उस सरफेस ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस जो होगी इसकी स्फीयर की, उसका स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, उतने एरिया के द्वारा जो सेंटर पर बनता है, स्फीयर के सेंटर पर बनेगा, वो जो होगा स्टेरेडियन होगा, सॉलिड एंगल। अब नाउ सोलर डे, व्हाट इज द सोलर डे? सोलर डे, अब इन डेफिनेशंस के बाद कुछ और डेफिनेशन डिस्कस करनी है हमें, जैसे सोलर डे, सिड्राल डे, इस प्रकार से। तो देखिए आप सोलर डे आप इसी के अंदर लिख सकते हैं इन नोट्स में। सोलर डे इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अर्थ जो है जब 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट, जो अर्थ है हमारी, अर्थ के बीच में से एक एक्सिस होती है उसकी, उसी के अबाउट इस टाइप से रोटेट करना है उसने, अर्थ ने, विद रेस्पेक्ट टू सन के रेस्पेक्ट में। जैसे कि समझिए ये अर्थ है और यहाँ पे सन है, ठीक, ये सन है, ये अर्थ है, तो यहाँ पर से एक एक्सिस जाएगी, तो अर्थ जो है रोटेट करेगी यहीं पे इस टाइप से करके, रिवॉल्व करेगी। तो जैसे अर्थ ने रोटेट करना शुरू करा, तो यहाँ से रोटेट, इस पॉइंट से रोटेट करा और पूरा 360 डिग्री ऐसे करके मूव करके फिर सन के सामने आ गई, तो उसमें टाइम लगता है, उसे कहते हैं हम सोलर डे। रिवॉल्व नहीं करना है उनने इस टाइप से करके, ठीक है, रोटेशन ले लेना है, 1 रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन, इस टाइप से करके 1 कंप्लीट रोटेशन कर लेना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सन, तो वो जो होगा सोलर डे होगा। क्लियर है? इसके बाद सिड्राल डे, व्हाट इज द सिड्राल डे? इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। फिर अर्थ ने वैसे ही रोटेशन करना है अपनी एक्सिस के अराउंड, अपनी एक्सिस के अबाउट, उसने अर्थ ने उसी टाइप से करके, इस टाइप से करके रोटेशन लेना है, बट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स स्टार, कोई फिक्स स्टार है, मतलब क्या कहना चाहिए, सन के अलावा, सन को छोड़ करके इसके अलावा कोई भी स्टार है, ठीक, तो उस स्टार के अबाउट अगर हम इस टाइप से करके इसकी एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर रही है अर्थ, तो 1 कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लगेगा वो हो गया सिड्राल डे। नाउ व्हाट इज सोलर ईयर? सोलर, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अब की बार अर्थ ने एक रिवॉल्यूशन करना है अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, सन के अराउंड। जैसे कि ये सन है, मान लीजिए ये सन है, तो अर्थ ने इस टाइप से करके एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, अर्थ ने सन के अराउंड इस टाइप से करके एक रिवॉल्यूशन करना है, तो जो उसके अंदर टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन करने में, वो सोलर ईयर होगा, राइट। 1 सोलर ईयर जो है, 1 सोलर ईयर 365.25 एवरेज सोलर डेज के बराबर होता है। सोलर डे जो है वो कितने सोलर डे लेने हैं आपने? 365.25,
आप लेते हैं सिड्राल डे तो एक जो है बढ़ जाएगा, यानी 366.25 सिड्राल डेज होंगे इसमें। सोलर ईयर ऐसे टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लूनार मंथ, व्हाट इज द लूनार मंथ? इट इज द टाइम टेकन बाय मून विच कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मून जो है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड अर्थ। ये अर्थ है, अब की बार आपने ये ले लिया अर्थ बीच में, और यहाँ पर है मून। अब की बार मून वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो इसमें वन रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं वन लूनार मंथ। वन लूनार मंथ में 27.3 डेज होते हैं। क्लियर है? अर्थ जो है इसके अबाउट रिवॉल्व करना है मून ने, और वन कंप्लीट रोटेशन में रिवॉल्यूशन में जितना टाइम होगा उसे बोलेंगे हम वन लूनार मंथ। 27.3 डेज के इक्वल होता है लूनार मंथ। अब है लीप ईयर। व्हाट इज द लीप ईयर? ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो। एंड इन विच, जिसमें मंथ ऑफ फरवरी, मंथ ऑफ फरवरी जो होता है 29 डेज का होता है। मंथ ऑफ फरवरी 29 डेज का होता है, 4 से डिविजिबल होता है, उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड comment